हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस। सो नाउ अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी लॉ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंपनी लॉ के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, बट हाँ अभी यूनिट 1 हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है और यूनिट सेकंड में भी कुछ टॉपिक्स बचे हैं। सो जो टॉपिक्स बचे हैं हम उनको बाद में एक सेपरेट वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें जो टॉपिक्स बचे हैं उसका अलग से वीडियो बना के सारी वो टॉपिक्स उसमें कवर करवा दूंगी। अभी हम यहाँ पे यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और हम ना एक वीडियो में मतलब इसके कुछ टॉपिक्स और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि एक लेसन हम कवर करते जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पेपर भी बहुत पास आने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी कवर करना होगा, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने यूनिट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है ना वो पहले हम कवर करेंगे। जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हर लेसन में, हम पहले उन्हें कवर करेंगे और जो रह जाता है उन्हें फिर हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ। ये 3rd यूनिट है और इसका लेसन 1 है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे के लेसन करने के बाद फिर नेक्स्ट यूनिट, ऐसे कर करके हम हर यूनिट कर लेंगे और उसमें से हर इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेंगे। फिर जो टॉपिक बचेंगे उनको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस। तो अब शुरू करते हैं, क्या होता है प्रोस्पेक्टस। देखो सबसे पहले तो हमें ना यहाँ पे प्रोस्पेक्टस को देखना पड़ेगा कि उसे इशू कौन करता है, ठीक है। हमने इससे पहली प्रीवियस वीडियो में, जो कि हमारी यूनिट 1 में था एक्चुअली, ये यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कंपनी के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, क्या होता है कंपनी, क्या होती है पार्टनरशिप, क्या होती है प्राइवेट कंपनी, क्या होती है पब्लिक कंपनी, सब कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं, राइट। तो अब हमें पढ़ना होगा कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी चलती कैसे है, मतलब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए फंड जो मिलता है ना वो कहाँ से रेज होता है। तो ज्यादातर हमें यही चीज पता है कि हम शेयर से प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही कंपनी क्या करती है, अपना फंड रेज करती हैं, बट वो उन शेयर्स को इशू कैसे करती हैं, ठीक है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और प्रोस्पेक्टस जो होता है ना वो उन शेयर्स को इशू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, बट पहले ये चीज समझो कि प्रमोटर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू टेक नेसेसरी स्टेप टू रेज रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर कंपनी। एक्चुअली ई नहीं, ये ओ है, ठीक है। प्रमोटर्स की स्पेलिंग होती है PROMETORS, ठीक है, प्रमोटर्स, सॉरी PROMOTERS, प्रमोटर्स, ठीक है। तो स्पेलिंग गलत है, ठीक है। सो प्रमोटर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू टेक necessary step to raise required capital for company after certificate of incorporation is obtained. So private company is restricted from raising funds from inviting subscription from general public. तो क्या है प्रोस्पेक्टस, इसके पहले ये समझो कि क्या है प्रमोटर्स, क्या है कंपनी जो रेज करती है किसको, फंड को, और कैसे रेज करती है। तो प्रमोटर्स ऑफ public company are required to take necessary step to raise required capital for company after certificate of incorporation is obtained. अब what is certificate of incorporation? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये समझो कि पब्लिक कंपनी जो है वो जब भी फंड रेज करती है वो कहाँ से करती है, हमेशा याद रखना पब्लिक कंपनी फंड रेज करती है जनरल पब्लिक से, बिकॉज इट इज अलाउड टू पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी को अलाउ होता है कि वो शेयर्स या फिर फंड्स कहाँ से रेज कर पाए, जनरल पब्लिक से रेज कर पाए। वहीं प्राइवेट कंपनी को ये अलाउ नहीं होता, प्राइवेट कंपनी मार्केट में या मतलब जनरल पब्लिक से नहीं इशू कर सकती। प्राइवेट कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम रेजिंग फंड्स फ्रॉम इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं होता। प्राइवेट कंपनी फिर कहाँ से फंड रेज करती होगी, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो रेज करती है या तो प्राइवेट प्लेसमेंट से या फिर राइट बोनस इशू से, राइट्स बोनस इशू, ठीक है। तो या तो प्राइवेट कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो जाएगी प्राइवेट प्लेसमेंट के पास या फिर वो जाएगी राइट्स बोनस इशू के पास, पर जनरल पब्लिक के पास नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जनरल पब्लिक के पास प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं है। तो कौन लेता है जनरल पब्लिक से, जनरल पब्लिक से लेती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को अलाउ होता है, और जब भी पब्लिक कंपनी इशू करती है या फिर जनरल पब्लिक से फंड रेज करती है, जब वो एक क्या बनाती है, डॉक्यूमेंट बनाती है, और उसको ही उसी डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो अब समझो पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी कहाँ से फंड रेज करती है, तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकती है, जो कि प्राइवेट कंपनी भी कर पा रही थी, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट से तो कर ही सकती है, साथ ही साथ वो थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि वो
प्रोस्पेक्टस इशू करके, मतलब प्रोस्पेक्टस से समझ जाओ कि यहाँ पे मतलब वो बताना चाह रहा है जनरल पब्लिक, क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू ही जब होता है जब जनरल पब्लिक से फंड क्या होता है, रेज करा जाता है। तो अगर पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक से फंड रेज कर रही है तो इसका मतलब वो क्या करेगी, वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, और वो जो डॉक्यूमेंट तैयार करती है उसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी 3 तरह से करती है, एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट से, एक थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब जनरल पब्लिक से, और तीसरा राइटर बोनस इशू से। तो मतलब पब्लिक कंपनी के पास ये दोनों ऑप्शन तो है ही, जो कि प्राइवेट कंपनी के पास भी है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी और राइट बोनस इशू भी। बट पब्लिक कंपनी के पास एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है जो कि है जनरल पब्लिक का। जनरल पब्लिक से पब्लिक कंपनी कर सकती है फंड रेज। हमने पढ़ा था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रमोटर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू टेक नेसेसरी स्टेप टू रेज रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर कंपनी आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ऑब्टेन। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वी ऑब्टेन, promoters and directors of public company is enabled to raise necessary capital for company. They invite public to subscribe to its shares and debentures. देखो यही बात लिखी है जो मैंने बताई थी कि जनरल पब्लिक से क्या कर सकती है पब्लिक कंपनी, फंड रेज कर सकती है। तो वो क्या करती है, अगर उसे कुछ भी नेसेसरी कैपिटल चाहिए तो वो क्या करेगी, वो इनवाइट करेगी पब्लिक को कि वो सब्सक्राइब कर सके या फिर वो शेयर्स और डिबेंचर्स ले सके। तो मतलब वो जनरल पब्लिक से क्या करती है, फंड रेज करती है। मतलब पब्लिक कंपनी को अलाउ है कि वो सब्सक्राइब कर सके या फिर सब्सक्राइब करवा सके शेयर एंड डिबेंचर्स, एक तरह से वो क्या कर सके, इनवाइट कर सके शेयर्स एंड डिबेंचर्स पब्लिक से, मतलब वो क्या कर सके, फंड रेज कर सके पब्लिक से। ठीक है, पब्लिक कंपनी को तो ये अलाउ होता है। Now, offer of securities for sale deemed to be prospectus, offer of sale of share by certain member to be deemed prospectus. अब इसका मतलब समझो, offer of security, security क्या होती है, securities हमारी वही जो हम खरीदते, जैसे कि हमने शेयर्स खरीदे, डिवेंचर्स खरीदे हैं, तो ये हमारी सिक्योरिटीज हैं। तो offer of securities for sale deemed to be prospectus, offer of sale of share by certain member to be deemed prospectus. अब प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, ये सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ इशू होता है। प्रोस्पेक्टस में ये सब कुछ मेंशन होता है कि हम उसकी सेल कर रहे हैं, हमें ऑफर, और हम किसको ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या है, सारे मतलब डिटेल सारे डॉक्यूमेंट में होते हैं, है ना। अगर हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें हम सारी डिटेल्स लिखेंगे, तो हमारा प्रोस्पेक्टस तो एक डॉक्यूमेंट ही है, तो उसमें हम ये सारी चीजें लिखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ना इसके एग्जांपल लेके समझते हैं कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, बिकॉज ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, अगर आप जैसे आप लोग भी गए होंगे कभी कॉलेज में, आपने आसपास के कॉलेज में देखना भी, यहाँ पे एडमिशन चल रही है हर जगह, सबके कॉलेज में एडमिशन चल रहे होंगे, तो कॉलेज में पता करना, कॉलेज क्या प्रोवाइड करता है, अपने एडमिशन के लिए एक प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड करता है। ठीक है, या फिर ब्रोचर भी होता है। तो एक प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड करता है जिसमें कॉलेज के बारे में सब कुछ लिखा होता है, कॉलेज की सारी जानकारी, कॉलेज के मतलब एक तरह से सारी चीजें लिखी होती हैं, उसके इवेंट्स, उसके कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, सब चीजें लिखी होती है। ठीक है, तो वो ना जब भी हम एडमिशन के लिए जाते हैं ना कॉलेज में, तो कॉलेज हमें एक प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड करता है, और उस प्रोस्पेक्टस में हम ये देखते हैं कि कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या पढ़ाई कैसी है, क्या क्या जो एलुमनी है उसके, उनका क्या कहना है कॉलेज के बारे में, कॉलेज के प्रोफेसर्स का क्या कहना है, कॉलेज में क्या क्या मतलब कहाँ कौन कौन सी कंपनीज कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। तो सारी डिटेल्स ना कॉलेज के बारे में उस प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे ना उस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है कॉलेज के बारे में A to Z। तो इट मीन्स अगर कॉलेज का वो प्रोस्पेक्टस है तो हम पता लगा सकते हैं उस प्रोस्पेक्टस को देख के कि कॉलेज के बारे में क्या क्या है, कॉलेज में क्या क्या होता होगा। अब वो बात सेक्शन भी यहाँ पे बोल सकते हैं, कॉलेज कुछ भी अपनी तरफ से भी लिख देता है ना, वो क्योंकि बना तो कॉलेज ही रहा है उस प्रोस्पेक्टस को भी, तो वो अपनी तरफ से अपनी कुछ अच्छी बातें ही लिखेगा। तो पूरी जानकारी हम नहीं ले सकते, जानकारी हमें मिल सकती है अगर हम बच्चों से पता करें वहाँ के। तो अगर हम थोड़ा बहुत देखा जाए तो उसकी इमेजेस को देख के, उसकी पिक्चर्स को देख के हम लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कॉलेज में ये सब होता होगा। तो प्रोस्पेक्टस इशू करता है ना, उससे हमें सारे सब कुछ पता लग जाता है। ऐसे ही
ऐसे ही यहाँ पे पब्लिक कंपनी करती है। अगर पब्लिक कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने हैं, उसे लोगों को बुलाना है, उसे लोगों को अट्रैक्ट करना है कि वो हमारे शेयर्स खरीदे, तो वो क्या इशू करेगी? वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, ठीक है। तो एक तरह का डॉक्यूमेंट इशू करेगी जिसमें सारी चीजें लिखी होंगी कंपनी के बारे में, कंपनी कैसे कैसे क्या क्या इशू करेगी, कंपनी किस लिए उन फंड रेज कर रही है, मतलब उसे जरूरत क्या है, हर चीज को, एक चीज को वो उसमें मेंशन करेगी, उसमें लिखेगी, ठीक है, उसकी डिटेल्स, और कब वो क्या उस फंड से क्या क्या काम होगा, उस फंड का कहाँ कहाँ वो फंड यूज होगा, हर चीज लिखेगी। तो ये चीज हम पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी का क्या काम है, क्या काम करेगी उससे, उस फंड से, तो फिर हम उस कंपनी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी ज्यादातर हम देखते हैं कि हमें क्या कितना उससे हमें रिटर्न मिलेगा, ये तो हम देखते ही है, तो वो चीज हम देखेंगे। एक तरह से क्या है कि हमें प्रोस्पेक्टस से सब कुछ कंपनी के बारे में पता लग जाता है। तो इसीलिए कंपनी जब भी शेयर्स को इशू करती है जनरल पब्लिक में, क्योंकि जनरल पब्लिक में अगर वो इशू कर रही है, इट मींस वहां पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अब तुम्हें कोई पैसे देगा तो तुम्हें उसका ट्रस्ट भी तो जीतना होगा ना, है ना भाई। तुम्हें उसको एक तरह से बताना पड़ेगा ना कि हाँ तुम्हारे पैसे कहीं डूबेंगे नहीं, तुम्हें पैसे वापस कर देंगे, जब भी तो कोई सामने वाला तुम्हें पैसे देगा, है ना। तो इसीलिए अगर कंपनी कभी भी अगर इशू कर रही है, तो कभी भी वो इशू करती है तो हमेशा क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिससे जनरल पब्लिक को, जब भी वो फंड जनरल पब्लिक से लेती है, जिससे वो जो पब्लिक है वो पता लगा सके, ठीक है, उसे भी कोई भी दिक्कत ना हो, उसे कोई भी ये ना हो कि मेरे मतलब कोई भी डर ना रहे, एक तरह से सब चीजें उसे क्लियर हो, सब चीजें उसे पता हो, ठीक है। इसलिए कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, जनरल पब्लिक से फंड रेज करती है, समझ गए। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरल पब्लिक जो कि पब्लिक कंपनी इशू करती है जनरल पब्लिक के लिए, या जनरल पब्लिक से फंड रेज करने के लिए, ठीक है। इसको हम अपने शब्दों में बना के आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। सो ये इसकी डेफिनेशन भी एक्चुअली यही है, तो उसको बना के लिख देना, ठीक है। बहुत ही इजी सी है कि प्रोस्पेक्टस इज डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय पब्लिक कंपनी व्हेन पब्लिक कंपनी वांट्स टू रेज फंड फ्रॉम जनरल पब्लिक, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में ना 4 चीजें आएंगी, एक तो इन्विटेशन, एक एडवर्टाइजमेंट, एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड, और चौथी चीज आती है प्रोटेक्शन। अब क्या क्या है ये देखते हैं, चलो। इन्विटेशन क्या होगा, ये देखो, इन्विटेशन का मतलब है कि इट एक्ट्स एज एन इन्विटेशन बाय कंपनी टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू इट्स शेयर, डिबेंचर, डिपॉजिट। देखो इन्विटेशन का मतलब है, अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो वो क्यों कर रही है। इन्विटेशन का मतलब एक तरह से मतलब क्या है प्रोस्पेक्टस इशू करने का, कि वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रही है ना। अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, एक डॉक्यूमेंट इशू कर रही है जिसमें उस कंपनी की सारी डिटेल्स हैं, तो वो क्यों इशू करना चाहेगी, वो इशू करना चाहेगी अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, जिससे उसके शेयर्स खरीदे, जिससे उसके डिबेंचर्स खरीदे, उस कंपनी में डिपॉजिट, एक तरह से उस कंपनी में क्या कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए, राइट। तो इसीलिए कंपनी करेगी। तो यही मतलब है इन्विटेशन, मतलब इट एक्ट एज एन इन्विटेशन बाय कंपनी टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू इट्स शेयर, डिबेंचर और डिपॉजिट्स। नाउ नेक्स्ट चीज क्या आती है इसमें, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट मतलब वो एक तरह से अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट ही कर रही है, ठीक है। एक तरह से एडवर्टाइजमेंट मतलब वो, अब एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, भाई बुलाते ही है तो बुलाते ही तो है, तो एडवर्टाइजमेंट में वो भी तो बुला ही रही है, एक तरह से लोगों को बुला रही है, क्या करने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, डिबेंचर्स खरीदने के लिए, है ना। तो वो भी एक तरह से क्या कर रही है, लोगों को मतलब एडवर्टाइजमेंट दिखा के, वो एडवर्टाइजमेंट करके वो लोगों को क्या कर रही है, अपनी तरफ बुला रही है, जिससे वो फंड रेज कर पाए। इट सर्व एज मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट एज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पब्लिक अबाउट प्रेजेंट ऑपरेशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ कंपनी। अब देखो ये सारा जो इसमें लिखा है ना, इसका मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ देखो वही लिखा है कि ये क्या कर रही है, एक मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, जिससे क्या कर रही है, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है पब्लिक को, अपने सारे ऑपरेशंस के बारे में, जो भी उसके प्रेजेंट में, जो भी उसके अभी चल रहा है, जो जो वो आगे सोच रही है करने का, सब कुछ बता रही है। तो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट है। नाउ ऑथेंटिक रिकॉर्ड। ऑथेंटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है, इट एक्ट एज एन ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर और डिबेंचर्स ऑफ कंपनी। मतलब उस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होगा, उस प्रोस्पेक्टस में सारी ऑथेंटिक रिकॉर्ड होंगे, सारी चीजें होंगी,
इशू, अलॉटमेंट, शेयर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ कंपनी, मतलब एक तरह से वो सारा सॉरी मतलब उसमें नहीं होगा बट रिकॉर्ड वो रखेगी, ठीक है। अगर जनरल पब्लिक से क्या कर रही है, वो पैसा ले रही है, वो फंड रेज कर रही है, तो उसको जरूरी है कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। और उस प्रोस्पेक्टस को जब उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं तो जनरल पब्लिक फिर क्या करेगी, उनको देखकर फिर उसमें शेयर्स खरीदेगी, डिबेंचर्स खरीदेगी, मतलब उसमें लेगी, ठीक है। जब भी कंपनी को क्या मिलेगा, फंड मिलेगा। अब कंपनी ने एक बार फंड रेज कर लिया तो उसके बाद उसे सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कब इशू हो रहा है, कब अलॉटमेंट हो रहा है, शेयर और डिबेंचर्स, सब चीजों का उसे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना होगा। अब नेक्स्ट चीज आती है प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट देयर मनी on faith of information given in prospectus by making directors of company responsible for statement in prospectus। अब देखो ये तो यही चीज मैंने बोली थी, अगर पब्लिक तुम्हारे पास आ रही है तो तुम्हें उसको सारी जानकारी बिल्कुल सही प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी लोग अपना पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, है ना। तो अगर तुम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो उसमें सारी जानकारी बिल्कुल सही से लिखो, बिल्कुल क्या लिखो, बिल्कुल सही लिखो, मतलब ये नहीं कि तुम गलत भी लिख दोगे, नहीं। उसमें सारी जो जानकारी होती है वो कंपनी के बारे में होती है, और सारी जानकारी पता लगना पब्लिक को बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इसीलिए ये क्या है कि ये इसका मतलब होता है कि ये ना प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट को ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो कि अपना पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, ठीक है। तो इससे क्या हो, जिससे उनको इंफॉर्मेशन सारी बिल्कुल सही मिले। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नाउ एनी मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस अट्रैक्ट बोथ क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी ऑफ पीपल हु ऑथराइज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब इसमें अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट हुई, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट होती है तो वो क्या अट्रैक्ट करेगी, बोथ क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी ऑफ पीपल, है ना। मतलब एक तरह से उनको गलत जानकारी मिल जाएगी, वो ऑथराइज इशू प्रोस्पेक्टस। मतलब यहाँ पे किसको फिर हम किसको बोल सकते हैं भाई, ये तो हम फिर उसको बोल सकते हैं जिसने उसे ऑथराइज किया है, जिसने उसे इशू किया है ना। तो एक तरह से ये क्या है कि अगर हम मिस स्टेटमेंट उसमें है तो फिर क्या होगा कि पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इसके लिए फिर हम किसको बोल सकते हैं, या तो जिसने ऑथराइज किया या फिर जिसने इशू किया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में। अब देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी कैसे अपने फंड रेज करती है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं। नाउ तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में अब हमने देखे थे, ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक हमने प्रोस्पेक्टस मतलब प्रोस्पेक्टस की सारी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, एक तरह से हमने प्रोस्पेक्टस समझ लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने वहां पे उसके ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए हैं। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पर। कितने तरह के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस ना 4 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से, एक तो एवरेज प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है। दूसरा होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस, और फिर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो देखो अब्राइज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसमें ना सबसे पहले तो ये देखो कि किसके अंडर में आता है, तो ये आता है सेक्शन मतलब कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा, ठीक है। मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अंडर ये एक्ट आता है। और ये जो इसका जो मतलब वो होता है सेक्शन है, वो है 2 सबसेक्शन 1 है, ठीक है। और मतलब 2 और सबसेक्शन 1 में ये है, और इसका जो यूजेस है वो सेक्शन 33 में बताए गए हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बताती हूँ। देखो अब्राइज प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा हुआ है, किसके अंडर में आता है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में आता है, ठीक है। इसका जो सेक्शन है वो 2 है, सबसेक्शन 1 है, और सेक्शन 33 में इसके यूजेस बताए गए हैं। अब हम समझते हैं अब्राइज प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब्राइज प्रोस्पेक्टस क्या होती है, एक समरी होती है प्रोस्पेक्टस की, ठीक है। हमने पढ़ा, अभी हमने इससे पहले प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि प्रोस्पेक्टस तो बहुत बड़े बड़े प्रोस्पेक्टस होते हैं, ठीक है। अब देखो इतने बड़े बड़े प्रोस्पेक्टस पढ़ने हमारे लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वहीं पर ही हमें उसकी समरी मिल जाए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन वही है जो प्रोस्पेक्टस में लिखी है ना। अगर सारी इंफॉर्मेशन हमें शॉर्ट में मिल जाए तो कितना अच्छा हो, राइट। तो अब्राइज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक समरी होती है
प्रोस्पेक्टस की, ठीक है, जो कि जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है, ठीक है, सारी डिटेल्स वही लिखी होती है जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखी है, ठीक है। अब ये कौन प्रिस्क्राइब करता है? ये प्रिस्क्राइब करता है सेबी। सेबी क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी इसको प्रिस्क्राइब। अब आ जाते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस पर कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखो, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किसके अंडर में आता है। तो ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही आता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि अब देखो, जब भी हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, हम कब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं? पब्लिक कंपनी कब प्रोस्पेक्टस इशू करेगी? तो पब्लिक कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जब उसे फंड रेज करना होता है, ठीक है, जब उसे अपने शेयर इशू करने होते हैं। तो क्या वो सिर्फ एक बार करती है? नहीं, वो तो बार बार करती है ना। तो जब उसे अपने शेयर्स इशू करने होंगे, तो अब उसे बार बार क्या करना होगा? प्रोस्पेक्टस बनाना होगा। और हम भी जानते हैं कि प्रोस्पेक्टस कितना बड़ा होता है, उसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। तो वो जो प्रोस्पेक्टस होता है उसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब इतना टाइम तो कंपनी के पास नहीं है ना। तो जिससे उनका टाइम सेव हो, वो क्या करती है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना लेती है। उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसको हम सिर्फ एक बार इशू करते हैं, ठीक है। अब हमें बार बार अगर शेयर्स इशू करने हो तो फिर हम बार बार कर सकते हैं, है ना। शेल्फ प्रोस्पेक्टस देखो मेनली क्या होता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस में ना मतलब जैसे सिंगल प्रोस्पेक्टस होता है जो जिसमें ना हम मल्टीपल सिक्योरिटीज क्या कर सकते हैं? हम उसमें सेल कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल सिक्योरिटीज हम इशू मतलब कर बहुत सारे हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल सिक्योरिटी हम कर सकते हैं। हम सिंगल बार यहाँ पर हम सिंगल बार नहीं मतलब एक बार नहीं करेंगे, हमें सिंगल नहीं करना पड़ेगा, हम मल्टीपल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक बार करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें शेयर्स हमें इशू करने हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बार बार उसे प्रोस्पेक्टस को इशू करें, हम इसे एक बार भी कर सकते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज मेनली इंट्रोड्यूस फॉर पब्लिक financial institution, scheduled bank or public sector banks whose main purpose is allowing finance to infrastructural development of private industrial firm. Such institutions and banks are not required to file separate prospectus every time they invite public for subscription of their securities. ठीक है, तो मतलब समझे इसका क्या है कि अब अगर हमें प्रोस्पेक्टस बार बार इशू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लो कोई पब्लिक कंपनी है और उसने अभी अभी क्या करा, 5 लाख के क्या करे हैं? शेयर इशू करे हैं, ठीक है। अब उसने फिर क्या करा होगा? इसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। तो अब वो क्या कर रही है? प्रोस्पेक्टस इशू ना करके शेल्फ मतलब प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, ठीक है। तो अब अगर उसने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करा है ना, तो अब वो 5 लाख शेयर्स अभी क्या कर देगी? इशू कर देगी। अब मान लो उसे आगे जरूरत पड़ती है और शेयर्स इशू करने की, ठीक है। जैसे मान लो अब उसने क्या करा, 2 लाख के शेयर्स और इशू करने चाहे, तो अब उसे क्या फिर से प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा? नहीं, उसने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया है ना, उससे ही उसका काम हो जाएगा, उससे ही उसके क्या हो जाएंगे? शेयर्स इशू हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे उसका टाइम बच गया और उसे बार बार क्या हुआ? प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ा, एक बार कर दिया, उसका काम हो गया, ठीक है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस समझ, अब आ जाते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस पर। देखो, डीम्ड प्रोस्पेक्टस भी किसके अंडर आता है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही आता है, ठीक है। तो देखो डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता क्या है। सबसे पहले तो देखो इसका जो सेक्शन है वो 25 है, सबसेक्शन 1 है, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, अगर कंपनी सेल करने के लिए, अगर कंपनी क्या कर रही है, जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, अगर वो पब्लिक के लिए क्या कर रही है? सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है? अगर पब्लिक को सिक्योरिटी ऑफर कर रही है फॉर सेल, या फिर वो क्या कर रही है? अलॉट कर रही है, या फिर एग्री भी कर रही है टू अलॉट सिक्योरिटीज, तो वो जिस भी डॉक्यूमेंट में करेगी उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? डीम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे, ठीक है। देखो, प्रोस्पेक्टस हमने समझा था क्या होता है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पब्लिक कंपनी क्या करती है? इशू करती है पब्लिक को फंड रेज करने के लिए, ठीक है। पर अगर प्रोस्पेक्टस के अलावा कोई डॉक्यूमेंट है, या फिर जिसमें वो ऑफर लेकर आ रही है सेल के लिए, सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है, सिक्योरिटीज को करने के लिए, अगर कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें कंपनी क्या कर रही है? सेल कर रही है, या फिर अलॉट कर रही है, या फिर एग्री कर रही है सिक्योरिटीज अलॉट करने के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट को भी हम क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। क्या बोलेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। समझिए अब क्या होता है। तो देखो, वेयर कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज to an intermediary for sale to public, then any document by which this offer of sale to public is made is termed as deemed prospectus.
तो अब हमने यहाँ पे समझा कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एक और बचा है जो कि है, अच्छा हाँ देखो यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि दिस डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पब्लिक टू subscribe to security is deemed to be prospectus issued by company and all rules regarding contents liability for misstatement in prospectus etc. अब एक और बचा है यहाँ पे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, इसको और समझ लेते हैं क्या होता है, फिर हमारा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा प्रोस्पेक्ट। अब हम इसमें समझते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, देखो टर्म रेड हियरिंग इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 section 32 of act state that red herring prospectus means prospectus which does not have complete particulars on price of securities and quantum of securities offered for subscription। ठीक है, देखो क्या होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें सारे पर्टिकुलर्स मेंशन नहीं होते। और सारे कौन से पर्टिकुलर्स मेंशन नहीं होते? वो पर्टिकुलर्स मेंशन नहीं होते जिसमें प्राइस लिखा होता है सिक्योरिटीज का। इट मींस दैट वो प्रोस्पेक्टस जिसमें मतलब प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज या फिर क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज ना लिखा हो, ठीक है, जो सारी इंफॉर्मेशन ना रखता हो, सारे पर्टिकुलर्स ना रखता हो। मतलब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस वो होता है, मींस प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड। ओके, मतलब जिसमें क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ना हो, ठीक है, तो वो हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। तो अब हमने चारों तरह के ये प्रोस्पेक्टस समझ लिए। तो अब हमारा यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस